तो यहाँ पे आप लोग एक चार्ट बना हुआ देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो अभी हमने बाकी पढ़ा अलग अलग, उसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें देखिए हमने डिफरेंट सेक्शन में इसको बांटा, प्रॉपर्टी, फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो शेप सॉलिड का कैसा होता है? फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं है और गैस का भी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का फिक्स है, लिक्विड का फिक्स है, बट गैस का फिक्स नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी, कि कंप्रेस किया जा सकता है कि नहीं, तो कंप्रेसिबिलिटी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, स्लाइटली को हम लोग कैन नॉट बी समझना। एंड गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। डिफ्यूजन क्या होता है? जो हमने वाटर के अंदर चीनी या फिर साल्ट डाला था, शुगर या साल्ट, और वो पार्टिकल जाके मिक्स हो गया था, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, कि जाके मिक्स हो जाना दूसरे पार्टिकल्स के बीच में। तो डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम है, अगर सॉलिड और सॉलिड को मिलाएंगे। लिक्विड का डिफ्यूजन स्लो होता है, बट गैसेस के केस में, जैसे आपने अगर बत्ती जलाई थी और बहुत ही फास्ट डिफ्यूजन होके आप तक उसको स्मेल आई थी, या सेंट की स्मेल आ जाती है, खाने की स्मेल आती है, तो डिफ्यूजन गैस में फास्ट होता है। फ्लूइडिटी, जो मैंने बताया कि फ्लो करने की कैपेबिलिटी, तो डज नॉट फ्लो, लिक्विड फ्लो होता है, गैस फ्लो होता है, आपको पता है। और काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स के बीच में वेरी स्मॉल होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट होते रहते हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो वाइब्रेट ही कर सकते, इधर तो फ्री मूव हो नहीं सकते। लिक्विड के केस में स्मॉल होता है, और गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये मूव होते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ पे हम लोग इवेपरेशन के कंसेप्ट को और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो इवेपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो इवेपरेशन क्या है? कि द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड इन एन ओपन वेसल changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो इसमें जो आपका लिक्विड है वो गैस या वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है किसी एक ऐसे टेम्परेचर पे जो कि नीचे है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाना पड़ रहा है। सपोज एक ओपन वेसल में कोई चीज़ रखा हुआ है और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपरेशन कहते हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल है डेली लाइफ में भी या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है वो अब हम समझेंगे कि क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जो कि इवेपरेशन को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहला तो एक फैक्टर है टेम्परेचर। तो कोई भी बता सकता है, आप लोग इसको उस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं कि कोई भी कपड़ा अगर मान लीजिए सूख रहा है, नॉर्मली बाहर आप लोग डालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो नहीं डालना है, बाहर आपने कपड़े को डाला हुआ है या आपको पसीना आया हुआ है, वो सूख रहा है। तो कपड़े का एग्जांपल आप समझेंगे ना तो आपको ये क्लियर होता है कॉन्सेप्ट उसका। तो अगर इसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा और आपने कपड़ा सूखने के लिए रखा है, तो कपड़ा तेज़ी से सूखेगा कि धीरे धीरे सूखेगा? तो आंसर है ऑब्वियसली तेज़ी से सूखेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इवेपरेशन का प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाता है। हालांकि वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं जा रहा, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बाहर का टेम्परेचर नहीं चला जा रहा। गर्मी में 40, 42, 43, 44 अगर मान लीजिए जा रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक ये इवेपरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो भाई जब आप लोगों की मम्मी बोलती हैं जाके कपड़े आप लोग फैला के आइए, तो कपड़े आप लोग ऐसे सिक्योर के थोड़ी रख देते हैं, उसको कपड़े को एज मच एज फैलाते हैं और उसको तब जाके टांगते हैं। तो जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उतनी जल्दी वो सूखेगा। तो वही कंसेप्ट है, सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो उतना ही लिक्विड जो आपके कपड़े में वो उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा और वो इवेपरेट होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे भी आपका बढ़ जाता है इवेपरेशन।
तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कितना पानी है। अगर आपका एयर है तो एयर पूरा ड्राई एयर नहीं होता, उसके अंदर कुछ ह्यूमिडिटी मॉइस्चर होता है। तो जितना ज़्यादा अगर पहले से एटमॉस्फेयर में अगर मान लीजिए पानी है ऑलरेडी एयर के अंदर, तो वो जितना ज़्यादा पानी उसको होगा उसको उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, जैसे कि बारिश के समय में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में वाटर के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा फिर आपका देर से सूखेगा, क्योंकि जो पानी उड़ के एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है, तो उड़ने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होगा वो कम होगा। फोर्थ है विंड स्पीड। अब आप देखिए विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो कपड़ा फास्ट सूखेगा कि धीरे सूखेगा? फास्ट सूखेगा ना, तो इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। विंड स्पीड अगर बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब बहुत बार एग्जाम में या आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है? तो आपको अभी मैंने बताया कि जब भी कोई फेज चेंज होता है किसी मैटर का, मान लीजिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो एक लेटेंट हीट लगेगी। तो लेटेंट हीट जो कि लिक्विड को गैस में फॉर्म करेगी। तो लेटेंट हीट आ कहाँ से रही है? तो जहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, जैसे मान लीजिए आपको पसीना आ रहा है, तो पसीना आने पे आपकी बॉडी से ही लेटेंट हीट लेगा, टेम्परेचर लेगा, और जो पसीने के पार्टिकल जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में बदलेंगे, तो अपना फेज चेंज कर रहे हैं। तो वो जो एनर्जी ले रहे हैं आपकी बॉडी से ले रहे हैं, तो बॉडी को वो लोग टेम्परेचर जब खींचेगा तो उसको बॉडी को कूल कर देगा और वो हीट लेके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इससे कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि कई लोग कप लेते हैं, कप में चाय की जगह फिर प्लेट में चाय डाल लेते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक जितना ज़्यादा सरफेस एरिया पे चाय रहेगी उतनी तेज़ी से इवेपोरेट होगा और टेम्परेचर लूज करेगा। तो ये फंड इवेपोरेशन के प्रोसेस को जानते या ना जानते हुए भी लोग इसको फॉलो करते रहते हैं, और इवेपोरेशन प्रोसेस से ये चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो अब हम लोग दो और फेजेस पढ़ेंगे मैटर के क्या होते हैं, पर इसमें डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो एक नेक्स्ट स्टेज है प्लाज्मा। जस्ट हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है ये, बट हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। और बोस आइंस कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें कि सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में अपना एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट्स में हमारे पार्टिकल हैं। तो उसको हम लोग प्लाज्मा एक फोर्थ फेज का हमने नाम दिया, इसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल रहते हैं। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट 1920 में बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर एक और कंडेंसेट के बारे में बताया था, खोजा था कि, और उसको हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मानते हैं। तो आप लोग इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा जिस इसको एज ए रेफरेंस रखिए कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक फिफ्थ स्टेट फेज ऑफ आपका मैटर है। तो इसके बारे में इतना ही डिटेल जानना है, ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग इसको स्टडी करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। और इस वीडियो के साथ आप लोगों को एक नोट्स भी मिलेगा जिसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं।
और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को ईमेल के जरिए प्रोवाइड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच और आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।